तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में देश का पहला डाक घर का खिताब किसे मिला है? तो आंसर होगा कुपवाड़ा। कुपवाड़ा ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर का एक जिला है। यहाँ पे एक स्थान है केरन और वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस डाकघर है जो अब देश का पहला डाकघर बन गया है। एक्चुअली में खास बात क्या है यहाँ पे कि अभी तक इसे देश का अंतिम डाकघर मानते थे, पर अब इसे देश का पहला डाकघर घोषित कर दिया गया। और इसे अभी तक आप पूछोगे अंतिम डाकघर क्यों मानते थे देश का? क्योंकि हम इससे आगे डाक सेवाएं प्रदान नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे हमारी सीमा खत्म हो जाती है। पर अब हमने क्या कहा कि ये दूरी के मामले में एलओसी या सीमा से पहला डाकघर है, तो इसलिए ये देश का पहला डाकघर हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ। कहां पर है याद रखना, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। और अगर पूछे किस नदी के तट पर यह स्थित है तो किशन गंगा नदी के तट पर। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे ना, एक इसी से मिलता जुलता सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रश्न सुनो ध्यान से। भारत का पहला गांव कौन सा बना था अभी? चलो ये मैं बता देता हूं, इसका नाम है माणा गांव। अब आपको उत्तर देना है ये किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट होगा। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री साहब है प्रमोद सावंत, अभी उन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी शुरू की है। आईवीएफ मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो मतलब ये एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जो कि उन लोगों के लिए है जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। मतलब इस प्रक्रिया से बांझ दंपतियों का उपचार किया जाता है और इसे जनरली कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह देते हैं। और अगर पूछे कि दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है, तो आंसर होगा लुइस ब्राउन। अभी वर्ल्ड आईवीएफ डे भी मनाया था हम लोगों ने, कब? 25 जुलाई को। किस शहर में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट होगा? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी एक्चुअली में तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है। और इस रेसिंग सर्किट की खास बात क्या है कि इस रेसिंग सर्किट में रात के समय भी रेसिंग हो सकती है। तो इस प्रकार ये भारत और पूरे दक्षिण एशिया का पहला नाइट रेसिंग सर्किट होगा। इस ट्रैक की लंबाई होगी 3.5 किलोमीटर। और रेसिंग से आपको याद आएगा कि भारत में पहली बार अभी फॉर्मूला ई रेसिंग का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला डार्क नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे खुलेगा, तो आप आंसर करना लद्दाख में। फिर बताइए कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र ये किस राज्य में खुलेगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा और इसको बनाने में लागत आएगी 45 करोड़ रुपए। तमिलनाडु में कहा? तमिलनाडु में श्री पेरम्बुदूर के पास में इसे स्थापित किया जाएगा। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा देखो, यहां पे प्रश्न तो ऐसे भी तो बन सकता है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा नौका दौड़ से, यानी कि ये एक बोट रेस है। और नाम से पता लग रहा है इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया था। और इसका आयोजन हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को होता है। कहाँ पे? केरल के पुन्नमड़ा झील में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें जो बोट होती है ना, वो सांप के आकार की होती है। और इन नावों को चुंदन वल्लम भी कहा जाता है, जो लगभग 100 फीट तक लंबी होती है। और अगर बात करें 2023 में ये इस नेहरू ट्रॉफी का कौन सा संस्करण है, तो 69 नंबर का। अच्छा, नेहरू से एक कप और याद आएगा, नेहरू कप। इसका संबंध है फुटबॉल से, जबकि नेहरू ट्रॉफी का संबंध बोट रेस से है। चलिए फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग की बात हो रही है। इस बार ये इसका तीसरा संस्करण है, जो भी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हुआ है। अब जब ये हो जाएगा तो हम देखेंगे विजेता कौन रहा। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो FIH मेंस हॉकी रैंकिंग जारी की गई और इसमें टॉप पर है नीदरलैंड, सेकंड पे बेल्जियम है
और आपको याद होगा अभी हमने FIH एशियन हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है और उसके बाद हम इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पे आ गए हैं। और इस चैंपियनशिप में हमने किसको हराया था? मलेशिया को हराया था। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रो पंजा लीग 2023 का पहला सीजन किसने जीता है? तो आंसर होगा कोच्चि केडी ने। अच्छा, आपको याद होगा बचपन में स्कूल टाइम में जब खाली पीरियड होता था, बच्चों के पास एक ही काम होता था, ले आजा पंजा लड़ा रहेगा, डर गया क्या? तो वही वाला ये पंजा है, प्रो पंजा लीग 2023। और इस बार ये इसका पहला संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और इसका पहला संस्करण जीत लिया है कोच्चि केडी टीम ने। किसे हराया? किराक हैदराबाद को। तो ध्यान रखना, ये एक प्रोफेशनल इंडियन आर्मर रेसलिंग लीग है और इसका मोटो क्या है? आपकी किस्मत आपके हाथ, भारत का खेल, योर लक योर हैंड, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे जुलाई 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा क्रिस वॉक्स। तो क्रिस वॉक्स ये इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी हैं जिनको अभी जुलाई मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं अगर महिलाओं में बात करें कि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया जुलाई महीने के लिए, तो आंसर होगा एशले गार्डनर को। ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और आपको बता दूं, पिछले साल यानी कि जून के लिए भी इन्हीं को चुना गया था। इस तरह से आप कह सकते हो कि लगातार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली ऑस्ट्रेलियाई बनी है। वैसे आपको बता दूं, इन्होंने टोटल चौथी बार ये पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ऊषा अभियान को शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय ने। और यहां पे ऊषा का क्या मतलब हो गया? उच्चतर शिक्षा अभियान। तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने ये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, जो एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा तक पहुंच, समानता और उत्कृष्टता बढ़ाना। तो इसे शॉर्ट में आप क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री ऊषा योजना। तो इसमें राज्यों को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, पिछले साल केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता जो मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए एक श्रेष्ठ योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि सबसे गरीब लोगों के लिए भी क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच आसान हो। अच्छा, यहां पे एक शब्द आया क्वालिटी एजुकेशन, और यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है? टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? सतत विकास लक्ष्य है 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। क्वालिटी एजुकेशन वाली बात कौन करता है? और फिर बताइए, अभी हाल में किस राज्य ने अबू आवास योजना शुरू की? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने बेघरों के लिए अबुआ या अबू, कई जगह अबू भी लिखा हुआ है, कई जगह अबुआ भी लिखा हुआ है, तो ये अबुआ आवास योजना को शुरू करने की अभी घोषणा की है इन्होंने। इस योजना में क्या होगा? गरीब और ज़रूरतमंदों को मुफ्त में 3 कमरों के घर बना करके दिए जाएंगे। और इस योजना में अगले 2 सालों में 15,000 करोड़ रुपए तक या उससे ज़्यादा खर्च होने की उम्मीद है। और इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लगभग 7.5 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से एक योजना आपको याद आएगी, केंद्र सरकार की योजना है वो प्रधानमंत्री आवास योजना। वो कब लॉन्च की गई थी? बात करें तो 2015 में इसको लॉन्च किया था। चलिए फिर बताइए, हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कोलकाता में नशा मुक्त बंगाल अभियान को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। तो फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के राजभवन में ब्रह्म कुमारीज के द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान, मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान, इसको शुरू किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग समाज और देश के लिए चिंता का विषय है और जो युवा हैं ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। जो समय और ऊर्जा उन्हें अपने भविष्य की नींव मजबूत करने में खर्च करनी चाहिए, वो नशे के कारण बर्बाद हो रही है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
उन्होंने 1 करोड़ परिवारों के लिए निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना में हर घर लाभार्थी को दैनिक जरूरत की खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी, जैसे कि 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मिर्ची, 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर खाद्य तेल भी मिलेगा। चलिए फिर बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा विश्वकर्मा योजना। आपको याद है, अभी 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर से अभी 10वीं बार झंडारोहण किया और यहाँ पर उन्होंने विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है। अभी उन्होंने घोषणा की है, लेकिन ये वास्तव में कब शुरू होगी? तो 17 सितंबर को, जिस दिन विश्वकर्मा जयंती भी है और उनका यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है। इस योजना का उद्देश्य होगा पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना। मतलब इसमें देश के जो छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, साथ ही उनको ट्रेनिंग वगैरह या एडवांस टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाएगी, या एक लाइन में कहूँ तो स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा। अब देखो, आप बड़ी आसानी से एग्जाम में कंफ्यूज किए जा सकते हो एग्जामिनर के द्वारा। ये तो हो गई प्रधानमंत्री जी ने जो अभी शुरू की है विश्वकर्मा योजना। अब आपके सामने एक ऑप्शन होगा विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना, और ये भी आपने अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा था। क्या आप बता सकते हो इस योजना को किसने शुरू किया था? चलिए फिर बताइए, जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी हाल ही में केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन ऊर्जा की सबसे अधिक क्षमता वाले राज्यों के बारे में जानकारी दी है, और इसमें 2 तरह का डेटा दिया गया। पहला डेटा दिया गया कि जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर जो विंड टर्बाइन है, उसमें सबसे ज्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। कितना किया गया ये भी मैं आपको बता दूं, 142.56 गीगावाट, और दूसरे स्थान पे इसमें राजस्थान है। और पूरे देश में बात करें तो जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर में टोटल जो विंड से पावर बनी है, यानी कि पवन ऊर्जा जो बनी है, वो कितनी है? 695.5 गीगावाट। और दूसरी तरह का डेटा है कि जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर जो विंड टर्बाइन है, उसके मामले में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन किया है राजस्थान ने। कितना? 284.25 गीगावाट, और इसमें दूसरे स्थान पे गुजरात है। देखो, इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा कि वो डेटा भी आपसे पूछ ले। मान लो अगर पूछ ले किसी एग्जाम में, तो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में वो नहीं पूछेगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा? वो राज्यों के नाम पूछेगा। तो याद रखना, 120 मीटर ऊपर वालों में तो गुजरात टॉप पर है, दूसरे पे राजस्थान है, और 150 मीटर ऊपर वाले में राजस्थान टॉप पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है। अब इसे चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो आंसर होगा वियना। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 को जारी किया, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बताया गया। और इसमें दूसरे स्थान पे कोपेनहेगन है, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है, और तीसरे स्थान पे मेलबोर्न है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर ये है दमिश्क। दमिश्क ये किसकी कैपिटल है? सीरिया की। अच्छा, वियना जो है, ये वियना किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार मैं आपसे प्रश्न पूछ चुका हूँ, तो इसका आंसर होगा डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। फिर बताइए, अभी हाल ही में नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा कर्नाटक। आपको याद है, अभी 12 अगस्त को आपने वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया था, और अभी उसी अवसर पर नई गणना आई है, उसके अनुसार सर्वाधिक हाथी ये कहाँ पर हैं? तो आंसर होगा कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क मिलेंगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी राजकीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में टॉप पे कौन सा स्टेट रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। देखो, जब हम बात करते हैं फिस्कल पोजीशन यानी कि राजकोषीय स्थिति की, तो वो बताती है कि देश या राज्य की वित्तीय सेहत कैसी है। तो अभी हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट यानी कि फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट में बताया गया कि टॉप पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, और तीसरे पे उड़ीसा है।
और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये 4 बातों को ध्यान में रख करके तैयार की गई है, जैसे कि उस राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है, टैक्स से इनकम कितनी होती है, राज्यों पे कर्ज कितना है और राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान कितना है। और इन चारों बातों को ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें टॉप पे महाराष्ट्र बताया गया। और इस रिपोर्ट को जारी किया ड्यूश बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास ने। और आपको याद आएगा इसी साल नीति आयोग ने 2020-21 के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया था, जिसमें बड़े राज्यों में टॉप पे केरल था, छोटे राज्यों में टॉप पे त्रिपुरा था और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पे लक्षद्वीप था। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो पार्टीशन ऑरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अगस्त को। आपको पता है स्वतंत्रता दिवस तो हम मनाते हैं 15 अगस्त को। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे लिए एक दुख की बात ये होती है कि उस दिन यानी कि 14 अगस्त 1947 को भारत 2 हिस्सों में भी बंट गया था, जिसमें एक तो हमारा भारत है और एक पाकिस्तान है। और इस विभाजन में लगभग 20 मिलियन लोगों ने जान गंवाई थी। ये दुख वाली बात है। तो उन्हीं लोगों की याद को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और कब से मना रहे हैं? इसे मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कब की थी? 2021 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दिन कब होता है? 14 अगस्त को। फिर बताइए, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अगस्त को। तो हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन अंगदान की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी है थीम, मैं बता दूं फिर भी आपको। स्वयं सेवक की ओर कदम बढ़ाएं, कमी को पूरा करने के लिए अधिक अंगदाताओं की आवश्यकता है। वैसे इतनी बड़ी थीम आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आपको बता दी, लेकिन डे आप जरूर याद रखना कब मनाया? 13 अगस्त को। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखना स्किन है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पूछेंगे तो फिर लीवर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे चुना गया? तो आंसर होगा अनवारुल हक करार को। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान के तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उनको क्या हुआ? एक्चुअली में हुआ क्या, अभी शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी से नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश की और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनकी सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। तो अब संविधान के अनुसार 90 दिनों में अगले आम चुनाव होंगे और तब तक किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना होता है। तो इस तरह अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है अनवारुल हक काकर को। वे बलूचिस्तान आवामी पार्टी के नेता हैं। पाकिस्तान से आप जानते ही हो कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया होगी। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया? तो आंसर होगा महेश चंद्र पंत। तो अभी एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में संशोधन करने के लिए 19 मेंबर पैनल का निर्माण किया है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है महेश चंद्र पंत को। और इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन में नाम दिख रहे हैं आपको, मंजुल भार्गव, सुधा मूर्ति, विवेक देबरॉय, ये तो इस पैनल में मेंबर हैं, जबकि अध्यक्ष ये हैं महेश चंद्र पंत। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्लास 3 से लेकर 12वीं तक की बुक्स में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के लिए इस 19 मेंबर पैनल का गठन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। और ये जो नया सिलेबस है ये किस आधार पर तैयार होगा? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर। आपको याद है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे 2-3 प्रश्न बनते हैं आपके करंट अफेयर्स में। एक तो इस एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी, इसे किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था, एक तो यही प्रश्न हो गया। तो कस्तूरी रंगन समिति आंसर होगा। और प्रश्न पूछे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलो इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दोगे और इसी से जुड़े हुए 2 प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा। जैसे कि प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य, तो आंसर होगा उत्तराखंड। और हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला राज्य यह है गोवा। वैसे एनसीईआरटी की बात करें
फुल फॉर्म पता है? एनसीईआरटी की बुक्स तो सबने पढ़ी है, इसकी फुल फॉर्म पता है आपको? तो आंसर होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना होती है 1961 में और वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। तो ये नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि अगस्त 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। कब से कब तक? 17 और 18 अगस्त को, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा की गई और यह इस तरह का पहला शिखर सम्मेलन है। अच्छा, आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल कहां पर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी? बताओ तो जरा। तो आंसर होगा गुजरात के जामनगर में। और यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का छठा पोत ये लॉन्च किया है। नाम बताइए उसका। तो उसका नाम है विंध्यगिरी। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विंध्यगिरी पोत को लॉन्च किया है। बात करें इसका निर्माण किसने किया? तो कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। और इस पोत का नाम विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। और याद रखना, ये प्रोजेक्ट 17A का छठा पोत है। पोत मतलब जहाज है। अच्छा, प्रोजेक्ट 17A बार बार कर रहे हैं, ये है क्या? तो इसे भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया था 2019 में। और प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जितने भी पोत हैं उनको भारतीय नौसेना के युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है। और अगर बात करें कि प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज क्या था, मतलब नाम क्या था उसका, तो उसका नाम था नीलगिरी, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ पे रखी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़तूमा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। और ये मंदिर किस शैली में बनाया जाएगा? तो नागर शैली में बनाया जाएगा। और संत रविदास के कृतित्व और व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय भी यहाँ पे बनाया जाएगा। और ये स्मारक समरसता की भावना से ओतप्रोत है, क्योंकि इसमें 20,000 से अधिक गांवों और 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया गया है। फिर बताइए, अभी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा सूर्य से। तो आदित्य L1 मिशन, इसे इसरो लॉन्च करेगा इस साल अगस्त सितंबर में। और ये एक सूर्य मिशन है। और किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो PSLV C57 रॉकेट से। देखो, आदित्य L1 में इस L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। और ये L1 पॉइंट बात करें अगर पृथ्वी से कितना दूर है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है ये। तो यहाँ पर ये जाकर के सूर्य से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा करेगा। और यहीं पर क्यों? तो ये पॉइंट जो है, ये अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहाँ किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप रख दोगे तो वो वहीं पे रहता है, इधर उधर मूव नहीं करता। और यहाँ से हर समय सूर्य दिखता रहता है, तो इसीलिए L1 पॉइंट पे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो आंसर होगा ड्रोन है ये। ड्रोन क्या होता है? UAV जिसे आप कहते हो, अनमेन्ड एयर व्हीकल, जिसमें इंसान नहीं बैठता है। तो अभी भारतीय वायुसेना ने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है अपने बेड़े में। इससे वह एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ लगी सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। ये ड्रोन लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस है। और आपको बता दूं कि इस हेरॉन मार्क 2 ड्रोन का संचालन करने वाले स्क्वाड्रन को वार्डन ऑफ द नॉर्थ के रूप में भी जाना जाता है। और कितने ड्रोन हमने शामिल किए? 4 ड्रोन अभी शामिल किए हैं। इसे उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया गया है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ये कहां पर भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाएगी? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो लखनऊ में 40 एकड़ भूमि पर एक IT हब बनाएगी, जो इस देश का सबसे बड़ा IT हब होगा। चलिए फिर बताइए,
अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य ये कब का रखा है? तो आंसर होगा 2027। तो अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है कौन? मनसुख मांडविया, उन्होंने MDA यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे चरण को शुरू किया है। किसके लिए? लसिका फाइलेरिया को 2027 तक समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और हमारा ये जो लक्ष्य है, ये जो वैश्विक लक्ष्य है ना, उससे 3 साल पहले का है। यानी कि दुनिया में इसे खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, लेकिन हमारा 2027 है। और ये अगर आपको समझ में नहीं आया ना कौन सी बीमारी है लसिका फाइलेरिया, तो आपने हाथी पांव का नाम सुना है, तो अब आप समझ गए होंगे, ये वही है। इसमें पैर इतना सूज जाता है कि इतना मोटा हो जाता है कि वो हाथी के पांव की तरह दिखता है, इसलिए इसको हाथी पांव कहते हैं। और ये प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाला रोग है। तो याद रखना, इसको खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2027 है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा राज चेट्टी। तो राज चेट्टी वे एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिनको अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे आर्थिक मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूर्व सलाहकार भी हैं। और आपको बता दूं कि ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान में या किसी भी तरह से मानवता के लाभ के लिए सबसे मूल्यवान योगदान दिया हो। वैसे इनके अलावा ये अवार्ड माइकल स्प्रिंगर को भी मिला है, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के सिस्टम बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। पर हमारे लिए, जो हमारे एग्जाम के लिए जो ज़्यादा नाम इंपॉर्टेंट है वो राज चेट्टी का है, क्योंकि वे भारतीय मूल के हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना। बाकी मायरा ग्रोवर के बारे में आपको रिवाइज करा दूं तो अभी यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार मिला इनको। रामचंद्र गुहा की बात करें तो 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता इन्होंने। और ललित नटराजन इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 इन्हें मिला बाल श्रम उन्मूलन के लिए। तो ये नाम न्यूज़ में थे, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसका आयोजन ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना। तो ये एक विशाल बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति, और इसका आयोजन करेगी भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। वैसे तो ये अभी अक्टूबर 2023 में होने वाला था, पर इसमें जो देश हिस्सा लेने वाले थे वो इस समय आने में असमर्थ हैं, इसीलिए कहा गया कि अब हम इसे अगले साल 2024 में करेंगे। और इसमें लगभग 12 देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी। अच्छा, भारतीय वायुसेना की बात है तो हमारे एयरफोर्स मार्शल कौन है? वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वहीं अगर बात करें हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे। फिर बताइए, हाल ही में CSIR NBRI ने नमोह 108 लॉन्च किया है, ये क्या है? तो याद रखना, ये कमल का फूल है। और NBRI मतलब राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और CSIR की तो फुल फॉर्म आप जानते ही हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 1942 में। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी कौन? नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। और CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी ध्यान रखना, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। वैसे आपको मैंने कई बार बताया, भारत के प्रधानमंत्री ये किस किस के अध्यक्ष होते हैं? एक तो CSIR, एक नीति आयोग, और एक अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की। तो ये तो इस प्रश्न का स्टैटिक हो गया जो आपको याद रखना है। बाकी प्रश्न की बात करें तो अभी इन्होंने 108 पंखुड़ियों वाले राष्ट्र फूल कमल की एक उन्नत किस्म लॉन्च की है, उसी का नाम रखा है नमो 108। 108 मतलब इसकी पंखुड़ियां कितनी हैं? 108 हैं। और अभी स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले ये फूल राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये कमल की किस्म मौसम के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधी है और मार्च से दिसंबर तक फूल दे सकती है। इसके अलावा CSIR और NBRI ने कमल फाइबर से बने परिधान और कमल के पौधे से विकसित इत्र यानी कि परफ्यूम भी जारी किया है। इसके अलावा एलोवेरा की एक नई किस्म जिसका नाम रखा है NBRI निहार, इसको भी लॉन्च किया इन्होंने, जिसमें 2.5 गुना अधिक जेल उपज है और ये बैक्टीरिया और फंगल रोगों से सबसे कम प्रभावित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इरफान अ लाइफ इन मूवीज नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा शुभ्रा गुप्ता।
तो दिवंगत एक्टर इरफान खान के ऊपर लिखी गई है ये बुक, जिसका नाम है इरफान अ लाइफ इन मूवीज, और इसे लिखा है किसने? शुभ्रा गुप्ता ने। बाकी संजय सान्याल रिवॉल्यूशनरीज नाम से बुक लिखी थी। डॉक्टर A.K. द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम से बुक लिखी। अरविंद मंडलोई जादूनामा नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये भी नाम न्यूज़ में थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में DRDO के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया। नाम क्या है? VS अरुणाचलम। तो VS अरुणाचलम ये एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम और रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। DRDO के पूर्व प्रमुख भी रह चुके थे और अभी इनका निधन हो गया। कई इंपॉर्टेंट पुरस्कार उन्हें मिले, जैसे कि उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, पद्म भूषण, विभूषण, ये सब मिल चुका है उन्हें UK के रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के पहले भारतीय सदस्य के रूप में भी सम्मानित किया गया था। और अभी 2015 में DRDO के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी उनके सम्मानित किया गया था। अच्छा, अब आपके मन में आएगा वर्तमान में DRDO के प्रमुख कौन है? तो आंसर होगा समीर वी कामत।